अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर्स लेंगे। इससे पहले हमारी डिस्कशन हुई है नर्वस कोऑर्डिनेशन की बेस पे कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये चीज़ें क्या होती हैं, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स। फिर हमने इफेक्टर को डिस्कस किया था कि इफेक्टर कोई मसल या फिर कोई ग्लैंड हो सकता है, और रिसेप्टर्स की टाइप भी हमने डिस्कस की, डिफरेंट टाइप्स थी रिसेप्टर्स की। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारा मैकेनिज़्म हो रहा है, जो सारी हम कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जा रही है यहाँ से सीएनएस तक आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन से या फिर मोटर न्यूरॉन से सीएनएस से आगे जा रही है, तो ये मैकेनिज़्म हो कैसे रहा है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये होता है नर्व इम्पल्स के थ्रू। नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। नर्व इम्पल्स है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है और कैसे मूव करता है, कैसे जनरेट करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इसकी पैदाइश होती है और फिर कैसे ये प्रोपिगेट करता है। एक चीज़ है प्रोडक्शन और एक चीज़ है प्रोपिगेशन। प्रोडक्शन और प्रोपिगेशन कि कैसे बना और फिर कैसे आगे गया। ठीक, अच्छा जी, मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी जिसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या था कि जो स्टिमुलस आया था, जो भी सिग्नल आपके पास आया था, उस स्टिमुलस या सिग्नल की कन्वर्जन इनटू एन इलेक्ट्रिकल इवेंट, इनटू एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज या इनटू एन इलेक्ट्रिकल करंट या इनटू अ चेंज ऑफ पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि स्टिमुलस की कन्वर्जन इनटू नर्व इम्पल्स, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब हम ये देखें कि व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है कि इट इज़ अ वेव of electrochemical changes. It is a wave of electrochemical changes which travels along the length of neuron, which travels along the neuron. It is a wave of electrochemical changes which travels along the neuron involving chemical reactions and movements of ions across the cell membrane and movement of ions across the cell membrane. तो अब ये क्या है कि नर्व इम्पल्स एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। एक वेव मतलब वेव क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ये लफ्ज़ हमें क्या बता रहा है कि दो तरह के चेंजेस होंगे। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चेंजेस और केमिकल यानी कुछ केमिकल्स के चेंजेस। केमिकल्स में क्या चीज़ आ जाएगी, सोडियम क्लोराइड, ये केमिकल्स हैं, इनके चेंजेस, इनकी कंसंट्रेशन, सेल के बाहर क्या है, सेल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन पे क्या है। और इलेक्ट्रिकली क्या है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और न्यूट्रलिटी, ये चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को डिटरमाइन करती हैं। या लफ्ज़ जहाँ इलेक्ट्रो आता है तो वहाँ हमारे दिमाग में एकदम आता है कि ये चीज़ें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, चार्जेस को रिप्रेजेंट करती है। और केमिकल्स हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज़, एलिमेंट्स हो गए, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि बॉडी की बात हो रही है तो बॉडी से रिलेटेड यही है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। लेकिन इनका कम रोल होता है, ज़्यादा रोल सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का, बल्कि सोडियम और पोटेशियम का सबसे हाईएस्ट रोल होता है नर्व इम्पल्स की जनरेशन में। तो नर्व इम्पल्स इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक, विच ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस। अब हमने पढ़ा कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन भी एक सेल है। न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल। तो इस नर्व सेल के अलोंग, जिसको जो स्टिमुलेटेड है, जिस पे एक स्टिमुलस आया था, जो उसने रिसीव किया, उसके अलोंग जो केमिकल चेंजेस मूव करेंगे उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन एक अगर सेल है तो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज होंगी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर और अंदर की तरफ जो चेंजेस होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे,
नर्व इम्पल्स। ठीक है, अभी ये बात आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या क्या कौन सा चार्ज होता है, किस तरह से ये चेंज होता है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। पहले आपको नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और उन पे साइंस हैं और ये अंदर बाहर जाएंगे और कुछ चीज़ें बनेंगी, तो ये इसलिए इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस। ठीक है, अब आइंस की मूवमेंट होगी ना, कि कुछ सोडियम अगर बाहर था तो वो अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, कुछ इस तरह होगा ना, और मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गई हमारी नर्व इम्पल्स की डिस्कशन। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम कहते हैं इन केस ऑफ न्यूरॉन्स द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। जैसा कि हमने देख लिया कि न्यूरॉन्स के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस होते हैं, जो कि ये क्रिएट कर रहे होते हैं। क्या क्रिएट कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दोज चार्जेस दैट आर प्रेजेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस क्रिएट कर रहे होते हैं। पॉजिटिविटी बाहर की तरफ होती है जनरली और नेगेटिविटी अंदर की तरफ होती है, यानी कि बाहर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा और अंदर की तरफ नेगेटिव आइंस ज़्यादा। तो इस पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक न्यूरॉन पे एक नॉर्मल कंडीशन में, एक आम तौर पे आप जब आराम से बैठे हुए हैं और आपके न्यूरॉन के ऊपर जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो उसका वोल्टेज है, उससे हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरॉन का पोटेंशियल उसको क्या कहेंगे हम? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, जो आम तौर पे मौजूद होगा एक न्यूरॉन के ऊपर, वो कहलाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब जनरली क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, एक न्यूरॉन अगर कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है उसमें सोडियम और पोटेशियम की चेंजेस हो रही है, बाहर आना अंदर जाना, ये वाले इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं, अगर तो वो ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो न्यूरॉन इस स्टेट में कहलाएगा कंडक्टिंग न्यूरॉन। और कंडक्टिंग न्यूरॉन का जो पोटेंशियल होगा, कंडक्टिंग न्यूरॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। जो नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, यानी कि जिस न्यूरॉन में इम्पल्स की कंडक्शन नहीं हो रही, इम्पल्स मूव नहीं कर रहा, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन में जो है इम्पल्स क्या कहलाएगा? उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें इम्पल्स नहीं है इस वक्त। नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जो जहाँ पे कंडक्शन हो रही है, नर्व इम्पल्स जनरेट होकर मूव कर रहा है, वहाँ पे कंडक्शन पोटेंशियल होगा, और वो क्या होगा वो हम कुछ ही देर में देख लेते हैं कि उसे क्या कहेंगे जब डीपोलराइजेशन हो रही है। अब जब नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के चेंजेस को, रेस्टिंग स्टेट में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसका एक फिक्स पोटेंशियल है, तो इस स्टेट में उस न्यूरॉन की कोई कंडक्शन नहीं हो रही, और इस स्टेट में हम उसे क्या कहेंगे कि फिलहाल ये है पोलराइज्ड। ठीक, और क्या है इस वक्त? इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला फेज है, और ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है इस वक्त, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्ट नहीं कर रहा। किस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर रहा? यकीनन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन में क्या फ़र्क होता है। अब हमने देखा कि नॉर्मली न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट में होता है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से मेंटेन होता है, क्या चीज़ होती है जो कि RMP को मेंटेन करके रखती है? RMP का मतलब क्या है कि हर वक्त का जो नेगेटिव पोटेंशियल, जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन के अंदर नेगेटिविटी यानी कि मनफी वोल्टेज होता है, नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो एक न्यूरॉन के अंदर हर वक्त नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा होता है, यानी कि ये एक न्यूरॉन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बाहर वो आइंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटाइंस। बाहर की तरफ कैटाइंस ज़्यादा होंगे और अंदर की तरफ एनाइंस ज़्यादा होंगे, या तो एनाइंस ज़्यादा होंगे या फिर उसे हम ये कहेंगे, इसके बजाय ये कहना बेहतर होगा कि कैटाइंस कम होंगे। तो अगर एक तरफ ज़्यादा पॉजिटिविटी है और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी कम है तो हम उसको नेगेटिव मान लेते हैं, यानी कि ये भी
बाहर का भी जो एटमॉस्फेयर है सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी, ये प्लस में नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज इसके मुकाबले में कम नेगेटिव है। तो इस कम नेगेटिविटी की वजह से हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली। अगर समझें, फ़र्ज़ करें ये है -90 मिलीवोल्ट्स और ये है -30 मिलीवोल्ट्स, तो इसमें से कम नेगेटिव कौन है? कम नेगेटिव ये वाला है। तो इस वजह से हम इसे कह देंगे कि ये पॉजिटिव साइड है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक, अच्छा जी, अब ये हमारी डिस्कशन होगी कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिविटी और अंदर की तरफ ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। अब कौन से आइंस ये कर रहे होते हैं मेंटेन, कौन से कैटाइंस, कौन से एनाइंस क्या कर रहे होते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये RMP की स्टेट में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट में, यानी कि ये पोलराइज्ड है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। तो ये जब तक अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, जब तक अंदर नेगेटिव ज़्यादा होगा, तब तक कंडक्शन नहीं होगी। नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए, नर्व इम्पल्स आगे भेजने के लिए, सिग्नल्स आगे भेजने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल को हटाना होगा, अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी, इसको अंदर और पॉजिटिव करना होगा। अगर ये -90 मिलीवोल्ट्स था तो हमने इसको थोड़ा पॉजिटिव करके ऊपर -60 तक, अभी भी ये नेगेटिव तो है मगर पहले से तो कम नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है, तो हमने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। ठीक, तो जब तक अंदर नेगेटिविटी कम नहीं होगी, एक हर न्यूरॉन्स के लिए अलग वैल्यू होती है, मसल कार्डिक मसल्स के लिए अलग वैल्यू होती है, तो जब तक वो ख़ास वैल्यू रीच नहीं हो जाएगी तब तक नर्व इम्पल्स मूव नहीं करेगा। अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो आम तौर पे जो ये वाली कंडीशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली, बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा, ये किस तरह से मेंटेन होती है? ये कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे मेंटेन होती है। वो है सबसे पहले तो सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की कैपेबिलिटी, कि सोडियम और पोटेशियम आयंस बाहर कितने होते हैं, अंदर कितने होते हैं, उसकी बेसिस पे। और फिर उसके बाद नेगेटिव इन ऑर्गेनिक आयंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। अब नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस क्या है? ये होंगी प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एट्सेट्रा। ठीक, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एट्सेट्रा। फिर तीसरी चीज़ है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स। चौथी चीज़ है यही कि जब ये तीन चीज़ें होंगी तो चौथा पॉइंट क्या आएगा कि इसके बाद नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होगी, नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगी। जब ये तीन चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगी। और सेल कौन सी स्टेट में रहेगा? पोलराइज या RMP की स्टेट में, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। अच्छा, अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये हमने जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, ये कैसे RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये कैसे मेंटेन करके रखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन ये के बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं। सोडियम आयंस सेल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, और अंदर पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो अंदर नेगेटिविटी किस तरह से है। तो ये आपकी किताब में हर चीज़ लिखी हुई है कि सोडियम आयंस जो है वो बाहर 10 गुना ज़्यादा है अंदर की निस्बत, और पोटेशियम आयंस जो है वो 20 गुना ज़्यादा है। ठीक, सोडियम आयंस 10 फोल्ड हायर इन कंसंट्रेशन होते हैं आउटसाइड, जबकि पोटेशियम आयंस अंदर की निस्बत, यानी कि अगर बाहर 100 सोडियम आयंस हैं तो अंदर 10 होंगे, अगर अंदर 100 पोटेशियम आयंस हैं तो बाहर कितने होंगे? 5, इस तरह से। ठीक, पोटेशियम आयंस अंदर 20 गुना ज़्यादा है और सोडियम आयंस 10 गुना ज़्यादा है। अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा और बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा। इस बात को याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम इन सी ऑफ सोडियम। हमें पता है कि सोडियम जो होता है वो समुंदर में बहुत ज़्यादा होता है, NaCl, खारा पानी, नमकीन पानी होता है। तो सोडियम जैसे समुंदर, एक सोडियम है, एक सोडियम का समुंदर है और उसके अंदर एक पोटेशियम का बैग है। ये पोटेशियम का बैग सेल है, यानी कि इससे आपको ये याद रहेगा कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा और बाहर सोडियम ज़्यादा। सेल्स आर bags of sodium, cells are bag of potassium in sea of sodium, sea of sodium,
एस और एस, और अंदर क्या है पोटेशियम। तो सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा और बाहर को सोडियम ज़्यादा। अब असल में होता क्या है, एक इधर पंप लगा होता है, पंप्स लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, ये हर वक्त, अब आप खुद देखें, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है बाहर सोडियम ज़्यादा है, लेकिन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक चीज़ पहले ही बाहर 100 है और अंदर 10 है, तो उसको अंदर की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से एक साफ डायग्राम बनाती हूँ, या चलिए इसको इरेज करके देखते हैं। अगर बाहर 100 सोडियम है और अंदर 10 सोडियम है, तो असूल तो ये होना चाहिए कि बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इधर एक पंप लगा होता है जो कि बाहर फेंक रहा होता है सोडियम को, और बाहर फेंक रहा होता है ताकि अंदर नेगेटिविटी मेंटेन हो। और एक पोटेशियम पंप होता है, अब बाहर पोटेशियम, अगर 100 पोटेशियम है और बाहर 10 पोटेशियम है और अंदर 100 है, तो पोटेशियम क्या होना चाहिए, पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो पोटेशियम को अंदर भेज रहा होता है, ये पोटेशियम को और अंदर भेज रहा होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब क्या होता है, इसके लिए ये एक मैकेनिज्म होता है, एक पंप इधर लगा होता है जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप क्या करता है कि ये सोडियम और पोटेशियम को पंप करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे उनकी जितनी कंसंट्रेशन, जितनी मिकदार ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की जगह पे जाना चाहिए, लेकिन वो कम से ज़्यादा की तरफ भेज रहा होता है। एटीपीएज पंप यानी कि एटीपी को तोड़ के, एज लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है कि कोई तोड़ने वाली चीज़ है। अगर प्रोटीन एज का नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाला। अगर हाइड्रोलेज लफ्ज़ आ जाए, इसके आखिर में आ गया एज, तो इसका मतलब है हाइड्रो यानी वाटर को तोड़ने वाला। तो प्रोटीनेज, हाइड्रोलेज। इसी तरह से एटीपीएज यानी कि एटीपी को तोड़ के एनर्जी लेता है। जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एटीपी को तोड़ के एनर्जी लेने वाला सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमें पता है पंप क्या काम करता है। अगर आपके घर में पानी भरने वाली मशीन हो तो वो नीचे वाले टैंक से पानी को ऊपर फेंकती है, उसे हम कहते हैं पंप। अगेंस्ट तक इतना ऊपर फेंकने के लिए उसे ताकत चाहिए होती है। तो वो ताकत कहाँ से आती है, इसके पास एटीपी से आती है, क्योंकि इसने बाहर 100 और अंदर 10 है, तो 10 की तरफ से 100 के पास जाना है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए जो कि एटीपी देता है। अच्छा, तो सोडियम एटीपीएस पंप किस तरह से काम करता है कि फॉर एवरी 3 सोडियम दैट आर पम्प्ड आउट 2 पोटेशियम कम इन, यानी कि 3 सोडियम बाहर फेंके जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। अब आप खुद देखें, होना तो ये चाहिए, पहले हमने देखा कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर सोडियम ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो अंदर से बाहर फेंक रहा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो बाहर से अंदर खींच रहा है। तो ये एक पंप जो 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, तो बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, 3 दफ़ा पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, +3 हो रहा है बाहर, 3 बाहर जा रहे हैं, मगर अंदर 2 आ रहे हैं, तो अंदर कम पॉजिटिव होगा, इसलिए अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और बाहर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू और सोडियम पोटेशियम आयंस के थ्रू आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। उसके बाद नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस सेल के अंदर ही। अब प्रोटीन्स में भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं और सेल के मेम्ब्रेन के बाहर कम होते हैं, तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। असल चीज़ जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू ही हो रही होती है। अब ये एक चीज़ डिस्कस कर ली, नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। अब हमने देखा कि तीसरी चीज़ जो अंदर की तरफ नेगेटिविटी को और मेंटेन करके रखती है वो क्या होती है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, यानी कि इस न्यूरॉन से पोटेशियम आइंस भी लीक हो रहे होते हैं। अब कैसे लीक हो रहे होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी चीज़ को बाहर या अंदर नहीं आने देती है। जो सोडियम पोटेशियम था वो पंप के थ्रू जाता था, ऐसे ही अपनी मर्जी से खुद बाहर या अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें ख़ास किस्म के चैनल्स, ख़ास किस्म के रास्ते होते हैं जिसे कहते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स। उन पोटेशियम लीकी चैनल्स के थ्रू क्या हो रहा होता है कि पोटेशियम
और लीक होके बाहर जा रहा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप से आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो था वो क्या कर रहा था, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का काम था, ये अलग काम है। ये क्या करता है, लीकी चैनल कि पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, लीक कर रहा है हर वक्त। तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। एक तो पहले ही जब पंप के थ्रू सिर्फ 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे जबकि 3 बाहर जा रहे थे, तो नेगेटिविटी वैसे ही क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जब 3 पॉजिटिव बाहर चले गए और 2 नेगेटिव अंदर आए तो आप खुद देखें +3 -2, तो चार्ज क्या अंदर हो जाएगा, चार्ज अंदर हो जाएगा 1 का डिफरेंस आ जाएगा ना, -1 का डिफरेंस, माइनस चार्ज आपके पास हो जाएगा -1, एक आपके पास डिफरेंस आ रहा है। हर दफ़ा जब ATPase पंप काम करेगा तो एक एक करके आपके पास अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी। फिर दूसरा ये कि एक तो आ ही कम रहा है और फिर वो पोटेशियम भी आहिस्ता आहिस्ता अलग चैनल के थ्रू लीक भी होता जा रहा है। अब ये जो पोटेशियम का लीकेज है ये चैनल्स के थ्रू हो रहा है, और सोडियम पोटेशियम आयंस की जो ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू हो रही है। तो इस प्रोसेस से हमने देख लिया कि किस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होके रहता है, हर वक्त नेगेटिविटी कैसे मेंटेन रहती है। हमने ये देखा कि नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन किस तरह होता है। अब हम ये देखेंगे कि कंडक्शन कैसे होती है, न्यूरॉन में इम्पल्स की जनरेशन कैसे होती है। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह से होती है। पहले हमने ये देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से मेंटेन होता है, या नेगेटिविटी कैसे मेंटेन होती है, सेल कैसे पोलराइज्ड होता है, कैसे नॉन कंडक्टिंग होता है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से सेल कंडक्टिंग स्टेज में चला जाता है। जब सेल नॉन कंडक्टिंग था तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा थी और बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कैसे होती है। इनिशिएशन या इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होती है, या फिर कंडक्शन, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या फिर इसकी जनरेशन, नर्व इम्पल्स की जनरेशन कैसे होती है, या कंडक्शन कैसे स्टार्ट होती है। यानी कि ये कौन सी स्टेज होगी, इसमें सेल डीपोलराइज हो जाएगा। जब सेल डीपोलराइज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और अंदर की तरफ जब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और बाहर की तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारा काम अंदर है, हमने अंदर से पॉजिटिविटी बढ़ानी। जब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो ये कैसे बढ़ेगी, हमने तो इसमें देख लिया कि नेगेटिविटी के लिए सोडियम पोटेशियम, ATPase, पोटेशियम लीकी चैनल्स, इनऑर्गेनिक आयंस। लेकिन इसके लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली क्या चीज़ है, इसमें ये होता है कि जब आपके पास इतना स्टिमुलस आ जाए, ऐसा कोई स्टिमुलस आए जो कि हर वक्त का पोटेंशियल था, जैसे अगर हर वक्त पोटेंशियल था -90, तो अगर वो इस -90 को इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आए, इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल आए कि वो इस -90 को ले जाए -70 मिलीवोल्ट्स तक, तो इस पोटेंशियल को, कि जो एक हद है, हद को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। जब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल रीच हो जाए, यानी कि थोड़ी सी इतनी एक स्टिमुलस ऐसा है कि जो कि इतना चेंज ले आए आयंस की कंसंट्रेशन में कि वो RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से चला जाए थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल पे, तो एकदम से सेल की मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। सोडियम चैनल्स, अब बाहर क्या था, सोडियम तो भरा हुआ था, सी ऑफ सोडियम था, बेतहाशा सोडियम थे। बाहर से सोडियम अंदर एकदम से जाना शुरू कर देंगे ये सोडियम। अब सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, भर भर के हर तरफ से चैनल्स जब खुल जाएंगे, अब ये पूरा एक न्यूरॉन है, इसके इस हिस्से में ये इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। सोडियम अंदर की, अब जाहिर सी बात है ये चैनल है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, उसूल के हिसाब से, अगर एक चीज़ बाहर 100 है और अंदर 10 है तो उसको बाहर से अंदर आना चाहिए। तो जब चैनल्स खुल जाएंगे एकदम से बहुत ज़्यादा रश होगा सोडियम आइंस का, और पोटेंशियल एकदम से -70 से 0 मिलीवोल्ट्स तक, या फिर इवन थोड़ा सा प्लस तक भी जा सकता है, -70 से -50 होके एकदम
-50 होगा, -60 होगा, 0 मिली वोल्ट्स तक चला जाएगा। और थोड़ा पॉजिटिव भी शायद हो जाए, +20 या +15 तक भी इवन शायद जा सकता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, सेल डीपोलराइज हो गया है, सेल न्यूरोनल सेल यानी कि न्यूरॉन नर्व फाइबर कंडक्ट कर रहा है पोटेंशियल को। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स या जनरेशन और डीपोलराइज स्टेज या कंडक्टिंग स्टेज। इसमें हमने देख लिया कि सोडियम पोटेशियम आयन की मूवमेंट किस तरह से सोडियम आयंस की या सोडियम चैनल्स के गेट्स जो थे, इन सोडियम गेट्स के थ्रू किस तरह से हमने देखा कि एकदम से सारी पोटेंशियल चेंज हो गई, अंदर की तरफ नेगेटिविटी कम हो गई। अब जब नेगेटिविटी कम हो गई तो चार्जेस रिवर्स, अंदर प्लस बाहर माइनस। इसमें क्या था, बाहर प्लस अंदर माइनस, इसमें अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज, एकदम से ये क्रिएट हो जाएगा। जब चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे तो क्या क्रिएट हो गया, हमने नर्व इम्पल्स की जनरेशन करा दी। अब हम आगे देखेंगे कि नर्व इम्पल्स कंटिन्यू कैसे होता है, फिर नर्व इम्पल्स की टर्मिनेशन कैसे होती है, और हाइपरपोलराइजेशन क्या होती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। इन थोड़ी सी टर्म्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन क्या होती है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। पहले हमने ये देखा कि पोलराइज स्टेट क्या होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डीपोलराइजेशन क्या हुई, वो हमने देख लिया कि कैसे होती है, बाहर कैसे चार्जेस का रिवर्सल हो जाता है। पोलराइज स्टेट में बाहर की तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं और अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। वहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 होता है। उसको नोट कर लें कि आपकी बुक में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताया मैंने आपको। जो न्यूरॉन का है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, वो शुरू होता है -70 मिली वोल्ट्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट्स। फिर उसके बाद थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कि जिसके बाद एकदम से सारे सोडियम चैनल्स खुल जाएं और अंदर की तरफ पॉजिटिव आइंस यानी कि सोडियम आइंस आना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। थ्रेश होल्ड पोटेंशियल क्या है, न्यूरॉन के लिए, नर्व सेल के लिए -50 मिली वोल्ट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। और उसके बाद क्या है आपका डीपोलराइजेशन स्टेट, या फिर जो डीपोलराइज स्टेट होती है उसमें पीक पोटेंशियल आ जाता है आपके पास। पीक पोटेंशियल आप उसे कह लें, या वो स्टेट जिसमें सेल डीपोलराइज्ड होता है, वो इस -50 से लेके दोबारा -50 या -70 तक आने तक का जो स्टेट है, वो सारा डीपोलराइज स्टेट होती है। पीक पोटेंशियल ज़्यादातर आपके पास आता है +35 मिली वोल्ट्स। अब आप देखें कि कहाँ से कहाँ तक शूट हुआ, तो आपके पास जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक, बल्कि थोड़ा और पॉइंटेड ऐसे। यहाँ पे ये था -70 मिली वोल्ट्स, उसके बाद थ्रेश होल्ड पोटेंशियल जब एकदम से जो पॉइंट आया वो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल -50 मिली वोल्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एक 0 मिली वोल्ट से भी ऊपर शूट कर गया, पॉजिटिव में चला गया +35 मिली वोल्ट्स। तो आपने देखा कि किस तरह अंदर यहाँ पे पहले था -70 और आखिर वो चला गया +35 मिली वोल्ट्स। इसको हम, इस जगह को हम ग्राफ में कहते हैं ओवरशूट, कि ये 0 मिली वोल्ट से भी ऊपर चला गया। अब पीक पोटेंशियल हमने देख लिया। अब सेल डीपोलराइज्ड स्टेट में है। अब ये एक न्यूरॉन है पूरा, न्यूरॉन के इस हिस्से में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। पहले ये पोलराइज्ड स्टेट में था, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब था तो वो यूं था, माइनस माइनस और बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ये एकदम से थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल रीच हुआ स्टिमुलस के आने से और सोडियम गेट्स खुल गए, तो उसके बाद जब पॉजिटिव आइंस अंदर आने शुरू हुए, तो अब इस पोर्शन की क्या शक्ल हो जाएगी, ये हो जाएगा अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, ठीक। ये यही वाला पोर्शन है, 3 जगह में समझिए। मैं इस पोर्शन को 3 दफ़ा बता रही हूँ। ये जब आरएमपी की स्टेट में था ये तब की बात है, ये जब डीपोलराइज हो गया। अब जब इस जगह पे डीपोलराइज हो गया, इसका मतलब है कि नर्व में एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया इस हिस्से में से। अब इस हिस्से को वापस ये बनने के लिए रीपोलराइजेशन का स्टेप होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हुआ, सेल डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज
होने के बाद इतना हुआ कि पीक पोटेंशियल ओवरशूट हो गया, अब वापस उसको रीपोलराइज होना है, यानी कि दोबारा से पोलराइज होना है। जब पोलराइज होता है तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अब हमें फिर से अंदर नेगेटिविटी लानी है। तो अब चौथा स्टेप क्या होगा कि अंदर रीपोलराइजेशन होगी। और रीपोलराइजेशन के लिए क्या होगा कि जो सोडियम चैनल्स खुले थे, जो सोडियम को एकदम से अंदर लाए थे, वो बंद होंगे और पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे। अब ये रीपोलराइजेशन का डायग्राम है, ये देखें इसमें। अब क्या है कि पोटेशियम चैनल्स जब खुले तो अंदर क्या था, अंदर 100 अगर पोटेशियम थे और बाहर 10 थे, तो पोटेशियम फटाफट बाहर, बेतहाशा पोटेशियम बाहर निकलेंगे। पोटेशियम बाहर, पोटेशियम बाहर, पोटेशियम हर जगह से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, अब वापस अंदर जो है नेगेटिविटी हो जाएगी और बाहर की तरफ पॉजिटिविटी हो जाएगी पोटेशियम चैनल के खुलने से। अब आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि उस वक्त जो खुले थे डीपोलराइजेशन में, वो सिर्फ सोडियम चैनल्स खुले थे और सोडियम अंदर आया था, यानी कि पॉजिटिविटी हो गई थी, लेकिन उस वक्त पोटेशियम चैनल्स बंद थे। अब पोटेशियम चैनल्स खुले हैं और सोडियम चैनल्स बंद हुए, तो अब पोटेशियम बाहर की तरफ भागा है। अब जब पोटेशियम बाहर चला गया तो बाहर पॉजिटिविटी जा रही है और अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक, तो अब जब अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई तो इसका क्या मतलब था, पोटेंशियल हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर लिया। आखिर एक टाइम आएगा कि ये रीपोलराइज पूरी तरह होके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लेगा। इतनी देर तक पोटेशियम बाहर जाता रहेंगे कि जब तक अंदर -70 मिलीवोल्ट्स या इतना दोबारा से जनरेट ना हो जाए, या -65, बल्कि इससे भी नीचे जाने की वो कोशिश करेगा, बल्कि -70 RMP का स्टैंडर्ड है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। तो जब अंदर -70 अचीव हो जाएगा तो ये पोटेशियम गेट्स भी ओपन क्लोज हो जाएंगे और सेल अल्टीमेटली जो है वो इस कंडीशन में आ जाएगा और हमें लगेगा कि ये यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल कभी गुजरा ही नहीं। अब जो ये न्यूरॉन का एक हिस्सा था, अब न्यूरॉन का मैं आपको पूरा हिस्सा बताती हूँ। जब इस हिस्से में एक्शन पोटेंशियल इस हिस्से से गुजर चुका है तो ये वापस पोलराइज हो गया, यानी कि वापस अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव हो गया, मगर पूरे न्यूरॉन में से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है एक्शन पोटेंशियल चेंज, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज था एक्शन पोटेंशियल। तो जब इसमें से गुजर रहा है ये नर्व इम्पल्स, ये हिस्सा वापस रीपोलराइज हो गया पोटेशियम चैनल के खुलने से, लेकिन इस हिस्से में अभी सोडियम की एंट्री जारी है, तो ये हल्का हल्का पॉजिटिव है, ये और बाहर हल्का हल्का अंदर से नेगेटिव है, और हल्का मतलब कि क्योंकि ये स्लाइटली डीपोलराइज है, ये उस फेज में है कि ये डीपोलराइज है और अब ये वापस रीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिविटी अब चाह रही है कि वापस नेगेटिव हो जाए। और यहाँ पे सोडियम चैनल्स तो खुले हुए, यहाँ पोटेशियम खुलना शुरू हो गया, रीपोलराइज हो रहा है, यहाँ सोडियम खुले हुए, तो यहाँ तो फुली पॉजिटिव है इस वक्त अंदर। ठीक, तो एक न्यूरॉन का हिस्सा जो कि एक्शन पोटेंशियल गुजर के ये रीपोलराइज हो चुका है, इसमें जो है ये रीपोलराइज होकर RMP की स्टेट में आ चुका है। इसमें फिलहाल रीस्टोरेशन जारी है, थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव है, मगर पोटेशियम चैनल्स खुले हुए, तो पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है। और इस हिस्से में क्या हो रहा है कि इस हिस्से में तो सोडियम ही अंदर आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो ये फिलहाल डीपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइजेशन इसकी हो रही है। तो ये डिफरेंट हिस्से हैं, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल गुजर गया, ये वापस हिस्सा RMP पे आ गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। इस हिस्से में अभी रिस्टोरेशन चल रही है और इस हिस्से में अभी फर्दर डीपोलराइजेशन। फिर इसी तरह से थोड़ी देर बाद जब इस हिस्से में आगे न्यूरॉन के इस हिस्से में एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये हिस्सा वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर कर चुका होगा और अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, फिर इस हिस्से ने भी रिस्टोर कर लिया होगा, फिर यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुल गए होंगे और जो है पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा होगा, और आखिर करते करते सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज पहुँच जाएगा न्यूरॉन, क्योंकि वहीं पर जाना है उसने। ठीक, ये हमारी डिस्कशन हो गई कि ये रीपोलराइज, सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, फिर डीपोलराइजेशन हुई, पीक पोटेंशियल, ओवरशूट, उसके बाद वापस नीचे रीपोलराइजेशन शुरू हो गई। अब जब रीपोलराइजेशन हो गई तो इस स्टेप को हम और भी क्या कह सकते हैं कि ये रिस्टोरेशन फेज चल रहा होता है। जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है, रिस्टोरेशन हो रही होती है, तो इस वक्त आप कोई भी स्टिमुलस दें न्यूरॉन को, कोई भी स्टिमुलस चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तो उस वक्त जो है वो न्यूरॉन उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता। न्यूरॉन का रिस्पॉन्स क्या है कि वो नर्व इम्पल्स जनरेट करे, लेकिन जिस वक्त रीपोलराइजेशन या रिस्टोरेशन चल रही होती है, यानी कि पोटेशियम आइंस खुले होते हैं और वो बाहर को पॉजिटिविटी फेंक रहे होते हैं, बाहर पोटेशियम आइंस फेंक रहे होते हैं और अंदर नेगेटिव आइंस वापस बढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब रिस्टोरेशन या रीपोलराइजेशन हो रही होती है, उस टाइम पे कोई भी स्टिमुलस आके नर्व
को एक्साइट नहीं कर सकता, नर्व की अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि नर्व एक्साइट हो गई है, नर्वस सिस्टम एक्साइट है। नर्वस सिस्टम के एक्साइटेड होने का क्या मतलब है कि वो नर्व इम्पल्स को फेंक रहा है, नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे वो जब स्टिमुलस आया है तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता, इस टाइम पे जब रिपोलराइजेशन या रिस्टोरेशन चल रही है। तो इस पीरियड को, उस लम्हे को, उस वक्फे को जिसमें स्टिमुलस नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकता, इस वक्फे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस वक्फे को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, इसमें बिल्कुल भी कोई स्टिमुलस जनरेट नर्व इम्पल्स नहीं कर सकता। इसमें फिर दो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ये कि आपने कोई एक आर्म स्टिमुलस है, आप दे रहे हैं और रिपोलराइजेशन या रिस्टोरेशन चल रही है न्यूरॉन की, तो उस टाइम पे स्टिमुलस इफेक्ट नहीं कर रहा, एक्साइटेशन नहीं कर रहा, नर्व इम्पल्स को बना नहीं रहा, जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि कुछ भी कर लो जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि हल्का सा सिग्नल आ रहा है तो वो तो जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस या 10 स्टिमुलस 50 स्टिमुलस एक साथ आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। मगर एब्सोल्यूट में कुछ भी आप कर लें, कोई भी स्टिमुलस दे रहे, न्यूरॉन अपनी रिस्टोरेशन फेज में है, वो अंदर वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर रहा है, इस टाइम पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। उस टाइम को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। और रिलेटिव में ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल दें तो शायद जो है वो थोड़ा सा जनरेट कर ले। यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो गई एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन की। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल की इलोंगेशन कैसे हुई, आगे बढ़ के कैसे किया, और एक्शन पोटेंशियल की टर्मिनेशन कैसे हुई। तो पोलराइज स्टेट में नॉन कंडक्टिंग, डीपोलराइज स्टेट में कंडक्टिंग, उसके बाद जो है रिस्टोरेशन या रिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है, और रिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, इस टाइम पे रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होता है। रिपोलराइजेशन के बाद वापस फिर आरएमपी या फिर पोलराइज स्टेट अचीव हो जाती है। हमने फिर इसका ग्राफ भी देख लिया कि किस शक्ल का ग्राफ होता है, किस तरह का ग्राफ होता है। इसके बाद और इसमें एक और चीज़ भी है कि जो ये कंडक्शन हो रही होती है, ये मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही होती है, बहुत ही माइनर से इंटरवल के अंदर ये हो रही होती है। इसके अलावा एक ख़ास किस्म की कंडक्शन है जिसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है? सॉल्टेटरी कंडक्शन ये होती है कि जो न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी है, न्यूरॉन के अराउंड हमने पढ़ा था कि श्रॉन सेल्स, माइलिन शीथ होती है, माइलिनेशन होती है, उन्होंने सर्कल्स में घूम के माइलिन शीथ बना रही होती है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन ये होती है कि जब श्रॉन सेल्स प्रेजेंट हैं तो ये जिस इलाके में श्रॉन सेल्स हैं ये कंडक्ट नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर एक कवर आ गया है इस हिस्से में, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की ट्रांसमिशन होगी? क्या यहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगा? नहीं। तो इस सुराख से इस सुराख, जो कि इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जंप करके जाएगा। तो जो जंपिंग मूवमेंट है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की, इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और सॉल्टेटरी कंडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सॉल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है, अगर एक चीज़ में सीधा जाने तो वो ऐसे चल के जाएगी, तब उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, या अगर वो छलांगे मार के यूं जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जहाँ पे सॉल्टेटरी कंडक्शन होगी, जिस जगह पे यूं वो छलांगे मार के जाएगी और कम रास्ता तय करेगी जल्दी से, तो इसे हम ये जल्दी अचीव हो जाएगी। सॉल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू नर्व इम्पल्स जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन बहुत प्रेफर की जाती है, बहुत फ़ायदेमंद है कि इससे नर्व इम्पल्स बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है, बहुत जल्दी आगे चला जाता है, बजाय इसके कि वो सीधा एक रास्ते से आराम से जाए। तो नोड ऑफ रेनवियर्स के थ्रू सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है और नर्व इम्पल्स बहुत ही 2 से 3 मिली सेकेंड्स में वो डिस्टेंस तय कर लेता है, बहुत जल्दी से आगे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हमारी नर्व इम्पल्स की डिस्कशन ख़त्म हुई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइनैप्स होता क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे
कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्या कैटेगरीज़ हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनके पीसेस यानी कि उनके दरमियान क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, ये हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिर हम ड्रग्स पढ़ेंगे जो इफ़ेक्ट करेंगी नर्वस सिस्टम को, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।